हेलो एस्पिरेंट्स। तो आज हमारा 9.1 जो यूनिट है पेपर 1 एंथ्रोपोलॉजी का, दैट इज फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम उसकी आंसर राइटिंग करेंगे। ठीक है, तो फर्स्टली हम समझ लेते हैं कि जो एंथ्रोपोलॉजी का पेपर होता है वो कैसे डिजाइन किया हुआ है, क्वेश्चंस कैसे आते हैं, कितने नंबर के आते हैं एंड कितने वर्ड्स, कितने मार्क्स, क्या हमें कैसे लिखना है, ताकि हम हमारा स्ट्रक्चर फ्रेम करें आंसर का। क्वेश्चन देखते ही हमारे दिमाग में एटलीस्ट स्ट्रक्चर फ्रेम हो जाए तुरंत। ठीक है, आई नो ये तुरंत होना स्टार्ट नहीं होगा, बट यू हैव टू inbuilt these things which I am going to teach you so that you can easily answer the question. Now I will teach you this basic framework, and I will show you one answer that is not completely I have written. I will teach you basic framework. ठीक है, and further I will give you few question which you have to write. Okay, so let's start. सबसे पहले हम, क्योंकि अभी पेपर 1 के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम यही समझते हैं, ऑल्दो पेपर 2 का जो अरेंजमेंट है, डिजाइन है, दैट इज सिमिलर टू दिस ओनली. ठीक है, सो पेपर 1 इज फर्दर डिवाइडेड इनटू सेक्शन ए एंड सेक्शन बी. टोटल जो क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो 8 होते हैं. ठीक है, जिनमें से क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 5 इज कंपल्सरी. ठीक है, रेस्ट जो क्वेश्चन है दैट इज 2, 3, 4 एंड 6, 7, 8. ये 6 क्वेश्चंस जो हैं, इनके फर्दर हर क्वेश्चन में 3 पार्ट्स होते हैं, है ना. मान लीजिए 1 एंड 5 तो कंपल्सरी हो गए, 1 और 5 में फर्दर 5 सब पार्ट्स होते हैं. ठीक है, ये तो कंपल्सरी है. ये सारे ही 10 मार्क्स के होते हैं, दैट इज 150 वर्ड्स में आपको लिखना है. ठीक है, अब जो बच्चे क्वेश्चन है 2, 3, 4, 6, 7, 8, हर क्वेश्चन में 3 सब पार्ट्स होते हैं, जिसमें पहला सब पार्ट 20 मार्क्स का होता है और बाकी 2 15 मार्क्स के होते हैं. ठीक है, ये तो आपको कंपल्सरली आंसर करना ही है 1 एंड 5. लेकिन इसमें ये सेक्शन ए है, ठीक है, ये सेक्शन बी है, तो यहाँ पे आपको इन दोनों सेक्शन में मिला के टोटल 3 क्वेश्चंस आंसर करने होते हैं, जिसमें से हर एक सेक्शन का एक एक क्वेश्चन तो होना चाहिए. रेस्ट जो थर्ड क्वेश्चन होगा, आप या चाहे तो इसमें से कहीं से भी सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, होप आई एम क्लियर. ओके, नाउ मूविंग अहेड. जैसा कि मैंने आपको सब बताया, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी जो हम अभी कवर कर रहे हैं, उसमें से ऑलमोस्ट पूरे पेपर 1 में 10 क्वेश्चन के लगभग आपको देखने मिलेंगे. ठीक है, सब सेक्शन के हिसाब से 10 क्वेश्चन. ठीक है, टोटल क्वेश्चन तो 8 होते हैं, लेकिन क्योंकि फर्दर सब सेक्शंस होते हैं तो उनमें देखेंगे हम, तो ऑलमोस्ट 8 क्वेश्चन हमें देखने मिलेंगे. नाउ मैंने आपको बताया ना कि 2, 3, 4, 6, 7, 8 में से आपको 3 क्वेश्चन आंसर करने हैं. अब उनमें से एक क्वेश्चन मोस्टली ऐसा होता है, उसमें 2 क्वेश्चन फिजिकल से आते हैं. मतलब अगर आप फिजिकल अच्छे से कर लो तो आपका एक क्वेश्चन तो श्योर है, और जो तीसरा होता है वो सोशल एंथ्रोपोलॉजी या आर्कियोलॉजिकल कहीं का भी हो सकता है, तो वो यू कैन आंसर, क्योंकि आप वो भी पढ़ोगे ही अभी आगे, वो आप आंसर कर सकते हो. बट 2 क्वेश्चन तो आपके श्योर हो जाएंगे कि एक क्वेश्चन का आप 2 क्वेश्चन तो आपका 100% श्योर हो जाएगा विद फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी. और बाकी जो क्वेश्चंस आते हैं वो किसी में कहीं एक क्वेश्चन आ जाएगा, किसी सेक्शन में 1 एंड 5 में कोई सब पार्ट होगा. ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमें लिखना कैसे होता है. ये थोड़ी मैथ है, कैलकुलेशन है, बट यू हैव टू कीप दिस बेसिक कैलकुलेशन इन योर माइंड. नाउ 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, 150 वर्ड्स लिखने हैं आपको, 2 पेजेस मिलेंगे. तो अब आप वर्ड तो गिन नहीं सकते हो हर क्वेश्चन, मतलब अभी आप गिन सकते हो बट लेटर आप नहीं गिन सकते हो. तो व्हाट यू हैव टू डू, 150 वर्ड है टोटल, 5 वर्ड आप एक लाइन में लिखने की कोशिश करो. 1, 2, 3, 4, 5. ठीक है, 5 वर्ड एक लाइन में लिखने की कोशिश करो. ऐसा करोगे तो आपके टोटल 30 लाइन्स बनेंगी. तो एक पेज में आप 15 लाइन्स लिखो, एक पेज में आप 15 लाइन्स. अब क्या आप लाइन बार बार गिनोगे तो इनिशियली करो, बाद में आपको आइडिया खुद ब खुद लग जाएगा जब आप बहुत सारे क्वेश्चंस लिख लोगे. ठीक है, नाउ ऐसे यहाँ पे मैंने फर्दर लिखा है 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, 4 पेज लिखना है, 250 वर्ड्स, दैट मीन्स टोटल 50 लाइन्स. मतलब हर पेज पे 12.5 लाइन्स के लगभग आनी चाहिए. 15 मार्क्स, 200 वर्ड्स,
3 पेज, ऑलमोस्ट 40 लाइन्स, 13.3 लाइन्स पर पेज। अब कितना टाइम लगना चाहिए? जब आप 10 मार्क्स का क्वेश्चन लिख रहे हो, इनिशियली ट्राई टू राइट इट डाउन इन 10 मिनट्स, ठीक है। लेटर ऑन इसे रिड्यूस करिए आप 7 मिनट्स में, हमें यही टाइम चाहिए, ठीक है। एंड क्योंकि एंथ्रोपोलॉजी मोस्टली बहुत सारे क्वेश्चन वैसे ही रिपीट होते हैं, तो यहाँ पे आपका प्लस पॉइंट ये है कि आपको कंटेंट पे सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर 1 या 2 क्वेश्चन भी कुछ न्यू आ जाता है तो आप वहाँ पे अच्छे से ब्रेनस्टॉर्म कर सकते हो, ठीक है। ये फ़ायदा है एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल होने का। 15 मार्क्स में ट्राई टू राइट डाउन इन 15 मिनट्स इनिशियली एंड फर्दर रिड्यूस इट टू 11 मिनट्स, ठीक है। चलिए लेट्स डिस्कस आवर फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन है कि ब्रीफली डिस्क्राइब करिए वेरियस मेथड्स को यूज्ड इन द जेनेटिक स्टडी। अब यूजुअली आपने सुना होगा जीएस में कि उसमें वी हैव टू रीड क्वेश्चन मेनी अ टाइम्स, है ना, 10 टाइम्स अगर आप पढ़िए। सोसाइटी वगैरह सोशल जस्टिस में तो काफी दिक्कत होती है समझने में क्वेश्चन की डिमांड को, एंड इट इज वेरी नॉर्मल कि आप कोई डिमांड को मिस कर दो। बट बिकॉज ये क्वेश्चंस काफी रिपीट होते हैं एंथ्रोपोलॉजी में, तो आपको डिमांड समझने में भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगी, क्योंकि ऑलरेडी आपने ऐसा क्वेश्चन पीवाईक्यू में देख चुके हैं, ठीक है। नाउ ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, दैट मीन्स वी हैव टू राइट इट इन 4 पेज एंड 15 लाइन्स, ठीक है। सबसे पहले वी विल राइट अ इंट्रो। तो इंट्रो में हम क्या लिख सकते हैं? क्वेश्चन को अगर आप देखो तो हम जेनेटिक स्टडी को डिफाइन कर सकते हैं, राइट, ठीक है। इंट्रो में क्या लिख सकते हैं? जेनेटिक स्टडी को डिफाइन कर सकते हैं। यू हैव टू मेक श्योर कि आप 20 to 25 वर्ड्स यूज करें, ज्यादा नहीं, ठीक है। और उससे कम, ज्यादा तो नहीं, बट हाँ कम करना है या नहीं, दैट यू शुड डिवाइड बेस्ड ऑन योर नंबर ऑफ मार्क्स, कितना मार्क्स का क्वेश्चन है, कितने वर्ड्स लिखने हैं। दैट विल ऑक्यूपाई योर 4 to 5 लाइन्स, ठीक है। अगर 20 मार्क्स का क्वेश्चन है तो थोड़ा आप इंट्रो बड़ा भी लिख सकते हो, बट अगर छोटे में ही काम चल जाता तो इट इज गुड, क्योंकि आप फर्दर वर्ड्स को यूज कर सकते हो। नाउ जेनेटिक स्टडी क्या होती है? एक बेसिक डेफिनेशन हम लिखेंगे, ये आप में से कोई भी लिख लेगा अगर आपने ये सेशन मेरे से, ये यूनिट आपने मेरे से पढ़ा है। वी हैव टू यूज कीवर्ड्स, ठीक है। जेनेटिक स्टडी क्या है? इट इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स, ठीक है, ह्यूमन वेरिएशन एंड पॉपुलेशन जेनेटिक्स। हमने क्या किया? अंडरलाइन कर दिया है यहाँ पे। यहाँ पे क्या बोला है कि अब हमें वेरियस मेथड्स बताने हैं जो यूज किए जाए। तो मेथड मैंने कुछ नहीं किया है, जो हमारा सिलेबस है ना 9.1 का, उसको ही मैंने एक फ्लो चार्ट में एक सर्कल के फॉर्म में बाइफर्केट करके यहाँ पे दिखा दिया। एंड लुक एट दिस, कितना बढ़िया लग रहा है देखने में, सो अट्रैक्टिव। तो इससे आपको क्या समझ में आता है कि सिलेबस जो है ना, टॉपिक आपको एकदम मगअप होना चाहिए कि ओके उस यूनिट में इफ आई आस्क यू कि भाई बताइए 9.1 में क्या क्या है टॉपिक, तो यू शुड बी एबल टू टेल मी इमीडिएटली। ऐसे चार्ट्स अगर इतने बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप क्रिएट कर पाओगे, ठीक है। नाउ एक एक मेथड को डिस्कस करने की ट्राई करेंगे हम यहाँ पे। सबसे पहले हमने लिखा पेडिग्री एनालिसिस। अब यहाँ पे मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ, आंसर लिखते टाइम इफ यू हैव रिटन 1 हियर, तो सब पॉइंट पे 1.1, 1.2, 1.3 लिखने का, ऐसे करके लिख के आंसर करने का ट्राई करने की कोशिश करिए। क्या होता है जब हम ऐसे एरोस बनाते हैं ना, ऐसे लिख रहे हैं, तो जब 1, 2, 3 देखते हैं ना, तो साइकोलॉजिकली हमें ऐसा लगता है कि हाँ भाई पॉइंट्स तो काफी ज्यादा लग रहे हैं, क्योंकि हमें दिख रहे हैं कि 4 पॉइंट्स लिखे होंगे। ABCD थोड़ा हमें समझने में कि अच्छा 1 ABCDE मीन्स 5 पॉइंट्स, तो ये थोड़ा ब्रेन को वर्क करना पड़ेगा। एंड इफ यू नो कि जो हमारी कॉपीज चेक करते हैं मेंस में, वो काफी ओल्ड पीपल होते हैं, है ना, तो वो उनको इतना समझने में कि E इज इक्वल टू मीन्स 5 पॉइंट्स, तो ये काफी उनके मेहनत का काम है। एंड अगर हम ऐसे लिख दे तो वो देखेंगे अच्छा हाँ 4 पॉइंट्स लिखा है बंदे ने, ठीक है, दैट इज ओके। दैट ऑल्सो गोज विद दिस एरो थिंग और दिस पॉइंट थिंग, ठीक है। यहाँ पे भी यही दिक्कत है, इवन मोर दिक्कत है, ठीक है। तो ऑलवेज ट्राई टू राइट डाउन इन दिस फॉर्म, ठीक है। अब यहाँ मैंने फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखा, डिस्कवर किया इन्होंने, ट्राई टू मेक अ बॉक्स अराउंड इम्पॉर्टेंट थिंग्स। जैसे कि कोई आपने एग्जाम्पल फ्रेम किया, दैट इज इम्पॉर्टेंट। अगर आपने किसी थिंकर का नाम लिखा है, जैसे कि फ्रांस बोआस का नाम लिखा है आपने, मैकन मेरियट का नाम लिखा है कहीं पे, ठीक है। ऑल्सो इफ यू आर गिविंग एनी इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल, तो वहां पे आप इंश्योर करिए कि इस टाइप का बॉक्स बनाइए।
अब आपको कोई भी चीज ऐसा डिटेल में नहीं लिखनी जानी है। यू हैव टू मेक श्योर कि 2 लाइन में आप एक पॉइंट्स को निपटा ही दो, 2 लाइन या मैक्सिमम 2 हाफ। कीवर्ड्स का यूज करिए मोस्टली, ठीक है। साइड में ट्राई टू मेक दिस काइंड ऑफ बॉक्स। अभी हमने पेडिग्री एनालिसिस में तो हमने सिंबल्स पढ़ा है, हमने यहाँ लिख दिया। की जगह आप केस, इसकी जगह नहीं बट हाँ ऐसा छोटा बॉक्स बना के यहाँ पे आप केस स्टडी भी डाल सकते हो। अब क्योंकि हमें इन्हीं मेथड्स को एक्सप्लेन करना है एंड हमारे पास कितने पेजेस हैं अभी, ये फर्स्ट पेज हो गया एंड 3 पेज। तो हर पेज के हाफ हाफ में ट्राई टू पुट 2 मेथड्स, ठीक है, एंड ऑलमोस्ट 3 पॉइंट्स ईच, दैट विल बी मोर देन इनफ। जैसे यहाँ पे कोटविन मेथड लिखा, किसने इन्वेंट किया? होता क्या है भाई, एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस हम देखने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे पेयर वाइज एनालिसिस नहीं करते हैं। अब यहाँ पे 3rd पॉइंट में आप एडवांटेज लिख दीजिए, डिसएडवांटेज लिख दीजिए। अगर आपको पॉइंट ऐसे नहीं लिखना है तो यहाँ पे आपने 2.3 लिख दिया। ऐसे अगर आपको नहीं लिखना है यहाँ पे आपने 2.3 लिख दिया। मेक अ बॉक्स ऑफ दिस टाइप या ऐसे ओवल, यहाँ पे लिखिए एडवांटेज, यहाँ पे लिखिए डिसएडवांटेज। 3 वर्ड्स या 2 वर्ड यहाँ लिख दिए, 2 वर्ड यहाँ लिख दिए, ठीक है, ओके। केस स्टडी लिख दिया यहाँ पे वैसे ही लिखा केस स्टडी। अभी आपको लग रहा होगा ना यार ये तो इतना बड़ा पेज है, क्या ये जगह कवर कर पाएगा? ऐसा कुछ नहीं है। जब आप लिखते हो ना, ये तो डिजिटली आई एम शोइंग यू, दैट्स व्हाई इट लुक्स लाइक दिस। लेकिन जब आप नॉर्मल शीट पे लिखने की कोशिश करोगे ना, स्पेस खत्म कब हो जाएगी ना, आपको पता नहीं चलेगा। ऐसी केस स्टडी में भी आपको मोस्टली कीवर्ड्स यूज करने हैं। ऐसे यहाँ पे मेथड लिख के 2 केस स्टडी लिख दिया। लास्ट में क्या करना है ना, वी विल प्रोवाइड मेरिट एंड डीमेरिट्स ऑफ दिस मेथड। अब ये मैंने आपको अलग से तो पढ़ाई नहीं है जेनेटिक स्टडी के क्या मेरिट डीमेरिट है। जो मेथड्स मैंने आपको पढ़ाए उसमें ही मैंने कई जगह आपको मेरिट्स डीमेरिट्स पढ़ाए हुए हैं। इन्हीं को वी हैव टू पुट इट हियर। तो अगर इस फॉर्म में हम पुट करेंगे तो आंसर देखने में अच्छा लगेगा, अट्रैक्टिव लगेगा, इजी होगा पढ़ने में। जैसे डिजीज डायग्नोसिस, पेरेंटल डिस्प्यूट, एलिलिज्म, मेंडेलिज्म, तो ये आपको ऐसे करके पुट अप करना है। एंड इफ यू नो एनी एग्जाम्पल जस्ट पुट इट डाउन इन फ्यू वर्ड्स। अब यहाँ पे हमें कंक्लूजन लिखना है लास्ट में। Conclusion should be futuristic, positive in tone, if otherwise not asked any negative thing। तो आपको बैलेंस करके या आपका जो भी सजेशन है उसके हिसाब से आपको लिखना है। Otherwise it should be positive, futuristic, showing some modern technology and also I have given you few templates, है ना। हर टॉपिक के अंदर, सब टॉपिक के अंदर 9.1 में मैंने आपको बहुत सारे कंक्लूजन के टेम्पलेट्स दिए हैं, तो यू हैव टू यूज दिस। 20 to 25 वर्ड्स। यहाँ मैंने क्या लिखा है, क्रिस्पर टेक्नोलॉजी, AI enabled population modeling, ठीक है। 10 जेनेटिक स्टडीज इवॉल्व इन पावरफुल इंटरडिसिप्लिनरी फ्रंटियर जो शेप करेगा फ्यूचर ऑफ एंथ्रोपोलॉजी एंड ह्यूमन बायोलॉजी, ठीक है। इस टाइप का कंक्लूजन लिखना है। होप आपको समझ में आया होगा कि हाउ यू हैव टू मेक योर आंसर शीट अट्रैक्टिव। क्वेश्चंस तो ऑलमोस्ट सबको पता है ना, यू आर नॉट द ओनली वन विद एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल, है ना। तो इफ यू हैव टू मेक योर आंसर शीट डिफरेंट और क्रिएटिव, तो आपको ये राइटिंग स्टाइल, ये मेथड्स, टेक्निकल जो स्ट्रक्चरिंग पार्ट है, ये सब आपको डेवलप करना पड़ेगा। जब भी आप कोई आंसर लिखो ना, आंसर लिखने के बाद जस्ट ट्राई टू सी कि क्या मैं यहाँ पे कोई फ्लो चार्ट बना सकता था या बना सकती थी, क्या मैं यहाँ पे कोई डायग्राम बना सकती थी जो यहाँ पे मैं दिखा सकती थी। कुछ भी ऐसा जो आप यहाँ पे लिख सको उसे आप ट्राई करो इनोवेट करने का, है ना। ओके, नाउ यहाँ पे आंसर लिखना है इन क्वेश्चंस का। सबसे पहले क्या है, डिस्कस रोल ऑफ ट्विन्स इन नेचर नर्चर प्रॉब्लम एंड इलस्ट्रेट योर आंसर विद सुटेबल एग्जाम्पल्स। 1 सेकेंड इज पेडिग्री एनालिसिस 15 एंड 10 मार्क्स। अब मैंने आपको ये 2 तरह के क्वेश्चन क्यों दिए हैं, 2 तरह के, मतलब ये जो क्वेश्चन है ना, ये वाला, इसमें आपको ऐसा लग रहा होगा कि इट इज नॉट डायरेक्टली आंसरेबल। हमने जो भी कंटेंट पढ़ा है, ऐसा नहीं कि हम उठा के बस यहाँ चेप दें एंड आंसर हो जाए। नो, इट इज नॉट लाइक दैट। यू हैव टू ब्रेनस्टॉर्म कि कैसे आप यहाँ पे किस पॉइंट को यहाँ लिखो, कहाँ से क्या बोरो करो, किस टॉपिक से, वैसे लिखना है। बट यहाँ पे क्या है, आपने पेडिग्री एनालिसिस पढ़ा है, यू हैव टू डायरेक्टली कॉपी इट हियर। मैंने आपको ये क्वेश्चन इसलिए दिया है ताकि जो भी आपके पास कंटेंट है पेडिग्री एनालिसिस का, उसे आप
कैसे यूज करोगे, उसे ही कैसे आप आंसर में प्रेजेंट करोगे, ये उसके लिए है। ये क्वेश्चन मैंने आपको इसलिए दिया है कि कैसे आप फर्दर अरेंज करोगे मल्टीपल टॉपिक को इंटरलिंक करके एक आंसर में, ठीक है। तो इस दोनों ही क्वेश्चन में आपकी डिफरेंट एबिलिटीज टेस्ट होंगी विथ रिस्पेक्ट टू आंसर राइटिंग। सो आई होप कि आपको काफी सारी चीजें समझ में आई होंगी, नहीं पता चली होंगी। इफ यू हैव एनी फर्दर क्वेश्चन तो जस्ट राइट इट डाउन, comment below, and I will definitely try to answer. So thank you.